अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाना सलीम्स लेक्चर। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है उसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। एक्चुअली ऑन डिमांड ये लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अपकमिंग जो प्लेलिस्ट अपडेट होगी उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कैम्ब्रिज बायोलॉजी एंड मैट्रिक सिस्टम बायोलॉजी के टॉपिक कवर किए जाएंगे और जो ग्रेड होगा वो ओ लेवल और वी कैन से मैट्रिक सिस्टम तक इसको कवर करना है हमने। बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें इतनी एडवांस इंफॉर्मेशन इसमें नहीं शेयर की जाएगी जो कि ए लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की होती है। हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट आपको देंगे। पर्पस ऑफ दीज वीडियोस जस्ट टू प्रोवाइड यू बेसिक कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है, उसे समझने में मुश्किल हो रही है तो वो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकता है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि तीन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। नंबर वन कार्बन, नंबर टू हाइड्रोजन एंड नंबर थ्री ऑक्सीजन। These three elements are responsible for the formation of carbohydrates. सवाल ये है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? देखिए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं क्योंकि यहाँ जो हाइड्रेट है उसके मीन्स होते हैं वाटर के। हाइड्रेट इज अनदर नेम वी यूज फॉर वाटर। और उसके साथ आके कंबाइंड हो गया है एक एलिमेंट जिसे हम कहते हैं कार्बन। तो जब कार्बन हाइड्रेट के साथ कंबाइंड हो जाए तो जो अब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे बन गए तो कार्बोहाइड्रेट्स। अनदर नेम वी यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी ये क्या है? ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये जो हमने मॉलिक्यूल बना लिया कार्बोहाइड्रेट, इसका फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स देते क्या हैं हमें ना? एक्चुअली बेसिक लेवल में समझाने के लिए अगर मैं बात करूँ, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोवाइड यू एनर्जी टू डू वर्क। हमें दिन भर के डेली टास्क, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। हम सांस ले रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और इसके अलावा हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, जब हम फूड इनटेक करते हैं, मूवमेंट होती है, फूड आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। ब्रेन हमारा कंटिन्यूसली कॉन्शियस स्टेट में है और बहुत सारे काम कर रहा है। हम मूव कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इन तमाम पर्पसेस के लिए, ये तो बहुत कम एग्जांपल मैंने यूज़ किए हैं, सारे ही काम जितने भी बॉडी में हो रहे हैं उन सब के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी। इन कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड फॉर दिस पर्पस वी ऑब्टेन फूड। स्पेशली वी डिपेंड ऑन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इफ़ यू वांट टू वर्क वी नीड एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और वो हम इससे गेट करते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने हैं। तीन एलिमेंट आपके जहन में हमेशा रहने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी इन्हें कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। हम जब इसे फूड के थ्रू ले लेते हैं तो कुछ हिस्सा इसका इस्तेमाल हो जाता है काम करने के लिए, एंड देन जो रिमेनिंग होता है, जो एक्सीज में होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, बस अब हम लेट सपोज काम नहीं कर रहे हैं, अब हम फूड लेने के बाद रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको क्या किया जाएगा? उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेशन साइड पे भी रोल प्ले करता है, और बॉडी में जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, आपने क्या किया? इस कंपाउंड को क्लासीफाई कर दिया। मैं मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती जा रही हूँ। देखिए, एक सिंगल होगा तो हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, वो आप आगे समझ जाएंगे। जब मैं ग्लूकोज करवाऊंगी तो वो एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा। अभी मैंने उसी को जहन में रखते हुए मॉलिक्यूल की टर्म यूज़ की थी। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हमने तीन क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट की जो पहली क्लास होती है उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट की दूसरी क्लास को हम डाया और ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। डायासेक्राइड एक अलग चीज़ है, मीन्स दो यूनिट से मिलकर बना है। ओलिगोसेक्राइड, इसे मैं इंशाल्लाह आगे बता दूंगी, तीनों चीज़ों को आगे डिटेल में बता दिया जाएगा। एंड देन वी हैव पॉलीसेक्राइड।
यहाँ पे मैंने लिखा है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये हम जो लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को। तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट थे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उन्हीं का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। कार्बन का C ले लिया, हाइड्रोजन का H ले लिया और ऑक्सीजन का O ले लिया। अब इतने लंबे कार्बोहाइड्रेट्स को हम नहीं लिख रहे होते, हम अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिख देते हैं। तो ये उसी यानी कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे होते हैं। पहली क्लास के बारे में बात करते हैं। पहली क्लास आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट की के मोनोसेक्राइड है। मोनो क्या है? यहाँ मोनो के जो मीन्स है वो है वन। मोनो मीन्स होता है वन। हम वन के लिए नॉर्मली मोनो की टर्म यूज करते हैं। सक्राइड क्या होता है? सक्राइड मीन्स होता है शुगर। एक्चुअली सक्राइड निकला है ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से, और सेक्रॉन मीन्स होता है शुगर। तो मोनोसक्राइड के मतलब क्या हुए? मोनोसक्राइड के मीन्स हुए वन शुगर, यानी वन यूनिट ऑफ शुगर, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, जो मैं कह रही थी कि मैं आगे बताऊंगी कि डाया क्या है, पॉली क्या है। अब आपको मोनोसक्राइड समझ में आ गया, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन यूनिट ऑफ शुगर। मोनो मीन्स वन, सैकराइड मीन्स शुगर। डायासैकराइड क्या होता है? डाया वी यूज फॉर टू। अब अगर मैं कह रही हूँ डायासैकराइड मीन्स आई एम सेइंग टू यूनिट ऑफ शुगर और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। पॉलीसैकराइड मीन्स पॉली वी यूज फॉर मैनी, मीन्स मैनी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का तो मैं कह दूंगी मोनोसैकराइड। दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए यानी दो मोनोसैकराइड आपस में कंबाइंड हो गए, तो अब जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं कह दूंगी डायासैकराइड। जो तीसरा, अच्छा अभी ये डायासैकराइड जो बना है वो दो से बना है। लेट सपोज यहाँ इसको देखिएगा, मोनोसैकराइड ये एक यूनिट है, मोनोसैकराइड से कह दिया। ये दूसरा यूनिट है शुगर का, ये तीसरा यूनिट है शुगर का। अब डाया कैसे बनेंगे? एक यूनिट शुगर का यानी एक मोनोसैकराइड कंबाइंड हो गया दूसरे मोनोसैकराइड के साथ, तो इन दोनों के कंबाइंड होने से एक सिंगल प्रोडक्ट बना। वो सिंगल प्रोडक्ट इन दो मोनोसैकराइड पे कंसिस्ट होता था। ये है तो सिंगल, बट ये दो मोनोसैकराइड शुगर से बना है। तो अब इस एक सिंगल प्रोडक्ट को मैं कह रही हूँ, इस शुगर को कह रही हूँ डायासैकराइड, जब ये दो हैं। अब अगर ये तीन हो, मीन्स अगर तीन यूनिट मोनोसैकराइड के कंबाइंड हो जाए, तो अब आप क्या कहेंगे? उसे डाया कहेंगे? नहीं, डाया तो नहीं कहेंगे, डाया तो हम टू के लिए यूज करते हैं। तो अब हम उसको हम कहाँ पे, कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे? ओलिगोसैकराइड में। ठीक है, कब तक? टिल 10। जब तक 10 शुगर के यूनिट या 10 मोनोसैकराइड जब तक 10 तक होंगी तो हम ओलिगोसैकराइड कैटेगरी के अंदर पढ़ते रहेंगे। एंड जैसे ही वो 10 प्लस, मीन्स अब मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मोनोसैकराइड शुगर थी, वो 10 की 10 आपस में कंबाइंड हो गई। ठीक है, और अब 10 हो गई है तो अभी तो आपने पढ़ा है कि ओलिगोसैकराइड के अंदर ही आएंगे। इन केस वो 10 प्लस हो गई, मजीद और मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल, मजीद और शुगर्स आके अटैच हो गई इसके साथ। तो अब 10 प्लस हो गया है, तो अब आप इसको बोलोगे पॉलीसैकराइड। पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल। तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे आके आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए, तो जो एक लार्ज सिंगल प्रोडक्ट बना है, मॉलिक्यूल बना, कंपाउंड जो बना है, उसे अब हम कहेंगे पॉलीसैकराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोसैकराइड्स की। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मोनो मीन्स वन, सैकराइड सैकरॉन से निकला है, एंड सैकरॉन मीन्स होता है शुगर। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल ऑफ और वन यूनिट ऑफ शुगर। किस तरह से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, दे आर स्वीट इन टेस्ट। अगर हम इन्हें टेस्ट करें, इनका जायका जो होता है वो मीठा होता है। और फर्दर दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हाइड्रोलाइज हाइड्रोलिसिस से निकला है। हाइड्रोलिसिस मीन्स टूटना। वाटर जब हम ऐड करते हैं, वाटर की मौजूदगी में जब कोई मॉलिक्यूल, कोई बड़ा कंपाउंड टूट जाए तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक डायासैकराइड है। अभी आपको पता चल चुका है कि डायासैकराइड दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना है, तभी आप इसको डायासैकराइड कह रहे हो। डाया मीन्स टू। तो अब क्या किया मैंने, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी तो ये टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या बनेगा? जिससे मिलके बना था वापस वही बनेगा। मतलब ये टूटने पे हमें वही दो मोनोसैकराइड यूनिट वापस दे देगा। दो मोनोसैकराइड की शुगर वापस वही जिससे मिलके बना था वही हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायासैकराइड फर्दर ब्रेक हो सकते हैं, और ये पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड ये भी टूट सकते हैं, और ये टूट कर वापस
वही मोनोसेक्राइड बना सकते हैं। यहाँ अब मोनोसेक्राइड की बात हो रही है कि क्या हम मोनोसेक्राइड को फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ये एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? नहीं, ये नहीं टूटेगा ना, फर्दर ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म होती है, इसीलिए सम टाइम हम इनको सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। आपसे सवाल हो जाए कि सिंपल शुगर्स कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपल शुगर है, बहुत ही सादा है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सी है? मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है। मोनोसेक्राइड क्योंकि एक ही यूनिट पे कंसिस्ट है। डायसेक्राइड जो है वो 2 यूनिट पे कंसिस्ट है, तो वो जरा मोनोसेक्राइड से कॉम्प्लेक्स हो गई, बट इतनी ज्यादा तो नहीं हुई। डाय से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगी? ओलिगो होगी। ओलिगो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगी? पॉलीसेक्राइड शुगर होगी। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो मोनोसेक्राइड है और ये जो डायसेक्राइड है, इन्हें हम कंबाइंडली शुगर कह सकते हैं, ये शुगर कहते हैं इन्हें। और पॉलीसेक्राइड शुगर नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती, आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि इनका टेस्ट स्वीट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने इनकी क्या पढ़ी कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, मजीद नहीं टूट सकते, इसीलिए हम इनको सिंपल शुगर्स कहते हैं। एंड देन वी हैव सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी। जब हम मोनोसेक्राइड को पानी में डाल दें, जब हम इन्हें पानी में ऐड करते हैं, डिजोल्व हो जाती हैं ये शुगर। तो ये क्योंकि घुल गई, डिजोल्व हो गई, तो हमने इन्हें कहा दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। और ऐसी शुगर जो वाटर में डिजोल्व ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये डिजोल्व हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आपसे एग्जाम्पल पूछी जाएंगी कि एग्जाम्पल्स बता दीजिए, मोनोसेक्राइड कौन कौन सी शुगर होती हैं जिन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, यानी जो एक ही यूनिट पे कंसिस्ट होती हैं, सिंपल होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर होती हैं, स्वीट इन टेस्ट होती हैं। तो आप देंगे नाम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसकी? मोनोसेक्राइड की। और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट फिलहाल हम इनकी बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब आपने इन शुगर्स को ऑब्टेन करना है, आपको पता चल गया कि आपने काम करना है, तो आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास मोनोसेक्राइड है, उसकी एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हैं। इसका मतलब आपको ग्लूकोज एनर्जी देगा, आपको गैलेक्टोज एनर्जी देगा काम करने के लिए, आपको फ्रक्टोज काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आपको जब पता चल गया कि मुझे एनर्जी यहाँ से मिलेगी, तो अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि सोर्सेज क्या है। अगर मुझे काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं कौन सा फूड लूँ, क्या इनकी सोर्स है जहाँ से मुझे ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और एंड देन फिर ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट यू हैव ग्लूकोज, और ग्लूकोज की जो सोर्स है ऑल एनिमल, एटलीस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज में ऑल एनिमल में ये पाया जाता है। मीन्स अगर आप गोश्त खा रहे हैं, मीट ले रहे हैं अपने डाइट में, तो आपको छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ग्लूकोज मिल जाएगा। बट बेस्ट सोर्स इसकी क्या होगी? अगर आप स्टार्च ले लें, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। पोटैटोज के अंदर नॉर्मली ये पाया जा रहा होता है। अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो आपको ग्लूकोज मिल जाएंगे। हर वो चीज़ जो मीठी है आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। फ्रूट में जो शुगर होती है, फ्रूट का जो टेस्ट मीठा होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट। वाई? क्योंकि इनके पास ये मोनोसेक्राइड मीन्स फ्रक्टोज इनके पास होता है। जो हमारे फ्रूट का टेस्ट मीठा होता है, उसके अंदर शुगर होती है। कौन सी शुगर है जिसकी वजह से ये मीठा है? उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर मौजूद है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट स्वीट है। तो अब इसकी सोर्स क्या है? अब आपको पता चल गया, कॉमन इन प्लांट्स, प्लांट में कॉमन होता है। तो अब आप जो फ्रूट्स हैं वो भी हमें, आपको मालूम है कि प्लांट से ही हम ऑब्टेन करते हैं, बट दे आर रेयर इन एनिमल। वही बात हो रही है ना कि ये जो फ्रक्टोज है मेनली कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रक्टोज, इसको याद रखिएगा। गैलेक्टोज तीसरी एग्जाम्पल थी मोनोसेक्राइड की। अगर आपको इस शुगर को ऑब्टेन करना है, तो आपको ये कहाँ से मिलेगी? आपको इसके लिए मिल्क जो है बेस्ट सोर्स है। प्रेजेंट इन मिल्क शुगर फ्रॉम एनिमल मैमल्स। मैमल्स, अगर ह्यूमन बींग जो होते हैं, फीमेल जो होती हैं फीड करवाती हैं, उनके मिल्क में भी पाया जाएगा। और इसके अलावा एक्चुअली लैक्टोज होता है, उसके अंदर ये गैलेक्टोज मिलेगा आपको। लैक्टोज जो मिलके बनता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, उसको हम डायसेक्राइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ आज हमने मोनोसेक्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज की और उनके सोर्सेज को डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायसेक्राइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।